हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने डाइजेशन कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड ही है। कैसे? देखो, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्या किया था? जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो वहाँ क्या किया था हमने कि हमारी बॉडी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी लेती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसको क्या किया जाता है? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इन सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उसको हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। हर एक सेल तक पहुंचाते हैं ताकि सेल उसको किस लिए यूज़ कर सके? एनर्जी लेने के लिए। किस लिए यूज़ कर सके? एनर्जी लेने के लिए, ताकि हर सेल को एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम हर सेल को क्या पहुंचा रहे हैं? फूड। और मेनली क्या पहुंचाते हैं? मान लो हमने पहुंचा दिया ग्लूकोज, ठीक है। अब जब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, जब इस ग्लूकोज का, अब यहाँ तक तो फंक्शन खत्म हो गया डाइजेशन का। यहाँ तक हमने डाइजेशन किया था कि एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, एब्जॉर्प्शन के बाद उसे हर सेल तक पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? सेल क्या करता है उस फूड के साथ? तो यहाँ पे बात आती है रेस्पिरेशन की। मान लीजिए हमने सेल को पहुँचाया ग्लूकोज, क्योंकि मेनली जो हम एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से मिलती है? हमें ग्लूकोज से मिलती है, ठीक है। क्योंकि जैसे प्रोटीन्स होते हैं तो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका मेन फंक्शन होता है ग्रोथ में, रिपेयर में। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? ग्लूकोज का। यानी फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो हमें एनर्जी देता है। कैसे देगा? हर सेल के अंदर इस जो ग्लूकोज पहुंचाया है उस ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होगा। कैसे होता है ब्रेकडाउन? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और फिर उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यानी कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी क्या होता है रेस्पिरेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मेनली ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अभी हम आगे ऐसे भी पढ़ेंगे जिनके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है या फिर लैक होता है। लेकिन रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एब्सेंस भी हो सकती है, बट ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है? प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो यानी रेस्पिरेशन से क्या समझा हमने? द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके फूड का क्या करे? ब्रेकडाउन करे टू रिलीज एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस होती है? ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमने बात की कि फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी जब हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। अब ये रेस्पिरेशन होता कैसे है? तो आज हम मेन इसी के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? रेस्पिरेशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है, ठीक है। हर सेल के अंदर ग्लूकोज गया, ठीक, ग्लूकोज प्रेजेंट है। और ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने फोटोसिंथेसिस किया था। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला क्या है? C6H12O6,
ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ये क्या है, 6 कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो हम इसको बोलते हैं 6 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस ग्लूकोज का क्या होगा, जब ये ग्लूकोज हर सेल के अंदर जाता है तो वहाँ पे इस ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है कि इस ग्लूकोज को, जो कि 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है 3 कार्बन स्ट्रक्चर के अंदर। 3 कार्बन स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या नेम देते हैं, पायरुवेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हर सेल के अंदर क्या होता है, हर सेल के कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि हर सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि जो उस सेल का जेली लाइक लिक्विड होता है, तो उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देना, 3 कार्बन स्ट्रक्चर। यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि सीधा हाफ हाफ कर दिया इसका, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को पायरुवेट। 3 कार्बन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, पायरुवेट। और यहाँ पे क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं है, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो चाहे कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या किसी सेल के पास ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस होती है और यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन स्ट्रक्चर था उसको साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, 6 कार्बन को 3 कार्बन स्ट्रक्चर के 2 पायरुवेट स्ट्रक्चर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी ये कैसे बन गया, एक ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर, एक ये, यानी हमारे पास जो 6 कार्बन स्ट्रक्चर था उससे 2 स्ट्रक्चर और बना दिए हमने, उसको ब्रेक करके, हाफ हाफ में ब्रेक करके हमने 2 स्ट्रक्चर बना दिए, जो कैसे हैं, 3 कार्बन स्ट्रक्चर्स हैं। और इन 3 कार्बन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने से क्या रिलीज हुई, एनर्जी। बट यहाँ ऑक्सीजन का रोल नहीं है, ऑक्सीजन का रोल अब आगे आएगा जब हम पायरुवेट को कन्वर्ट करेंगे। देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ, साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में, जो क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिलीज हुई, एनर्जी। अब बात आएगी ऑक्सीजन की। अगर मान लो किसी सेल के पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, किसी के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अब यहाँ से फंक्शन शुरू होगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो कैसा ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कैसा ब्रेकडाउन होगा, तो ये सब जो बातें आएंगी वो अब नेक्स्ट आती हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं, मान लो अब ये पायरुवेट में तो कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम मान लें कि जो हमारे पास सेल है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी जो भी सेल है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन किस में नहीं होगी, ईस्ट के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं किसका, ईस्ट का। ईस्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसी होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो यानी कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर भी इस पायरुवेट एसिड को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP, यानी ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ATP के अंदर। यानी जब हमने क्या प्रोवाइड की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने क्या प्रोवाइड की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, इथेनॉल में प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने किसको कन्वर्ट किया है, पायरुवेट को। हम यहाँ पे लिख देते हैं हमने किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम पायरुवेट को, जो क्या है 3 कार्बन स्ट्रक्चर है। जो इथेनॉल बना, इथेनॉल जब हमने एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जब फूड का ब्रेकडाउन हुआ, जब फूड का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, तब क्या बना, इथेनॉल। अब जो इथेनॉल बना है वो क्या है, 2 कार्बन स्ट्रक्चर है,
ठीक है, कैसा बना है ये, 2 कार्बन स्ट्रक्चर। प्लस में क्या रिलीज हुई यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या रिलीज हुई, एनर्जी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, देखो एटीपी होता है सेल की करेंसी या फिर एनर्जी करेंसी बोल देते हैं इसको। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी सेल क्या करते हैं, जब भी इनके पास ग्लूकोज आता है या फिर कोई भी फूड आता है, तो जब इनको फूड का ब्रेक डाउन करके ये जो एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, ये एटीपी की फॉर्म में। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, अब ह्यूमन बींग्स की करेंसी, हमारी करेंसी क्या होती है, रुपीज़, हमारी करेंसी रुपीज़ होती है। हम क्या करते हैं, अपने पास अपनी रुपीज़ की जो हमारी करेंसी है उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमें नीड होती है हम उसको यूज़ करते हैं। तो वैसे ही सेल के पास जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी है, यानी कि इसकी एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, एटीपी की फॉर्म में। और जब भी इसको यूटिलाइज करना होता है, जब भी इसकी नीड होती है, तो ये इसको क्या कर लेता है, यूटिलाइज। अब ये एटीपी कैसे बनती है, एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ट्राइफॉस्फेट से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे 3 फोस्फेट के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 3 फोस्फेट प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ क्या होता है, जब भी सेल को एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है, तो यहाँ पे 3 फोस्फेट प्रेजेंट है। मान लो ये 3 फोस्फेट प्रेजेंट है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। सेल क्या करेगा, जब भी इसको एनर्जी चाहिएगी, ये एक फोस्फेट को अलग कर देता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ से क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। यानी अब सेल ने क्या कर रखा था, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रखा था, और जब भी इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो इसने क्या किया, एक फोस्फेट का जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर दिया, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया, तो वहाँ से क्या रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, जिसको इसने यूटिलाइज कर लिया। और जब भी एक फॉस्फेट का हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 30.5 किलो जूल। इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब हमने एक फॉस्फेट हटा दिया, तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट बच गए, 2 फॉस्फेट। तो ये क्या बन गई अब, एडीपी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एडीपी, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यानी अब इसके पास कितने फॉस्फेट है, सिर्फ 2 फॉस्फेट। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, डाइफॉस्फेट। पहले ये क्या था, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और जब भी सेल क्या करेगा, अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, एडीपी। अब अगर इस एडीपी को दोबारा ये स्टोर करना चाहता है, तो क्या करता है, यहाँ पे इस एडीपी के अंदर क्या ऐड करवा देगा, एक और फॉस्फेट ऐड करवा देगा। इस एडीपी के अंदर से इसने एक फॉस्फेट को हटा दिया था, ब्रेक कर दिया था, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो गई। अब यहाँ पे क्या बच गई, एडीपी। अब अगर दोबारा से ये अपनी और एनर्जी स्टोर करके रखना चाहता है, तो ये क्या करेगा, फिर से इसके अंदर एक फॉस्फेट, और कैसा फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कर देगा। तो वहाँ से फिर से इसके पास क्या बन जाएगी, एटीपी, और इसको ये फिर से क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, ताकि फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े तो ये फिर से एक फॉस्फेट के बॉन्ड को हटा दे, जिससे कि क्या हो जाए, इसको एनर्जी मिल जाए। और एनर्जी कितनी मिलती है, एक फॉस्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करने से 30.5 किलो जूल। तो ये होता है एटीपी। यानी एटीपी क्या है, सेल की करेंसी है, जो यहाँ जिसमें ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो तो यूज़ कर सके। अब हम बात कर रहे थे ऊपर, जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो क्या रिलीज होती है, सिर्फ 2 एटीपीज, यानी कि बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखते हैं जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कंप्लीट नहीं प्रेजेंट ऑक्सीजन, कंप्लीट अबंडेंस में नहीं प्रेजेंट, बहुत लैक है ऑक्सीजन का, यानी कि बहुत कम अमाउंट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तब जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, तब किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास, लैक्टिक एसिड की।
लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस में एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 2 ATPs, यानी कि यहाँ पे भी जो एनर्जी की अमाउंट है वो क्या है, काफ़ी कम है। और जो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, अब ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन मोलिक्यूल। लैक्टिक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन मोलिक्यूल, 3 कार्बन मोलिक्यूल। इथेनॉल कैसा था, 2 कार्बन। लैक्टिक एसिड कैसा है, 3 कार्बन मोलिक्यूल। अब लैक्टिक एसिड जो होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यानी कि अब देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए तो हमने एग्जांपल लिया था इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर क्या होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ईस्ट के अंदर ऐसा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है फूड का। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन मसल सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की मसल सेल्स के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स की मसल सेल्स के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसा होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। क्यों, देखो कई बार हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने काफ़ी तेज़ रनिंग की है तो उसकी वजह से हमारी, या फिर हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की हो तो उसकी वजह से हमारी मसल्स में मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता फूड का, और फूड किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं। और उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या लेते हैं, हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है अच्छे से सप्लाई होनी शुरू हो जाती है, और फिर से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यानी जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हमारी मसल सेल्स के अंदर, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ पे CO2 नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यहाँ पे CO2 नहीं प्रोड्यूस होती, यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड और सिर्फ एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आती है प्रेजेंस। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो हमने किया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है, फिर हमने किया लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यानी ऑक्सीजन कंप्लीटली अच्छे से प्रेजेंट है, तो वहाँ पे कैसा ब्रेकडाउन होगा, तो इस केस में जो ब्रेकडाउन होगा वहाँ पर क्या रिलीज होती है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब जो ब्रेकडाउन हुआ है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीटली फूड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो गया, CO2, वाटर और एनर्जी। अब यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 38 ATPs, ठीक है। यानी कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तभी तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 38 ATP। बट ऊपर जो हमने देखा जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी या लैक ऑफ ऑक्सीजन थी तो वहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, सिर्फ 2 ATPs, ठीक है। तो यानी कि ये एनर्जी काफ़ी कम है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो, फूड का ब्रेकडाउन, तो वहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATPs। अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो होता है ईस्ट में, लैक ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया ह्यूमन के मसल सेल्स के अंदर, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, ह्यूमन बींग्स के, कहाँ, ह्यूमन बींग्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमने पढ़ रखा है सेल के बारे में, सेल के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं।
पावर हाउस ऑफ सेल किस लिए बोला जाता है इसको, क्योंकि ये क्या करवाता है यहाँ पे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस होता है एनर्जी रिलीज करने का। तो एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी कि ये क्या कर रहा है, सेल को पावर प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का क्या हो रहा हो, ब्रेक डाउन हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब पायरुवेट का 3 कार्बन स्ट्रक्चर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर और 38 एटीपीज एनर्जी हमें मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल। तो ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा रेस्पिरेशन का, कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी 2 एटीपीज। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, CO2, H2O और 38 एटीपीज क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। हमने क्या किया था, देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट था, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, और किसका फॉर्मेशन हो जाती है, पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन की नीड नहीं है। ऑक्सीजन की नीड अब देखी जाएगी जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा। तो जब भी पायरुवेट को क्या मिलेगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 एटीपीज में। और ये कहाँ होता है, ईस्ट के अंदर। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे कि हमारे मसल सेल्स के अंदर, तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगी, लैक्टिक एसिड की और 2 एटीपीज की। लेकिन जब इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे कि हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, 6 CO2 H2O प्लस 38 एटीपीज रिलीज होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। ठीक है, और एक बात और याद रखने वाली है, जब भी किसी भी कोई भी रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो वो क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक के अंदर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट है, इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो प्रेजेंस ऑफ O2 में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन के लैक में ही होती है। सेकेंड पॉइंट है इनके डिफरेंस का, फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर CO2, H2O एंड ATP। जब हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब ब्रेकडाउन हुआ फूड का, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बने थे, CO2, H2O और ATP। लेकिन जब हमने क्या किया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब एनारोबिक कौन सी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली, दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक। तो वहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने थे वो इथेनॉल बने थे। इथेनॉल किस में बना था, जब हमने क्या ली थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और साथ में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी जब हमने क्या किया था, लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इनकी डिफरेंस का, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, हाई अमाउंट में रिलीज होती है, 38 एटीपीज। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो सिर्फ 2 एटीपीज, यानी कि बहुत लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और इनके एग्जाम्पल है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, हायर लेवल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, ईस्ट में या फिर सम बैक्टीरियाज में। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते कि एटीपी की फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी तो वो कैसे करी थी। जैसे हमने किया था एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि जब डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल यानी जब 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर हम क्या ऐड करवा दें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के
ऐड करवा देते हैं तो वहाँ से क्या बन जाता है, एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जैसे ही इस एटीपी के अंदर से कोई भी सेल अपनी क्या करता है, मान लो कोई भी सेल एनर्जी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको, किसी भी सेल को, तो वो क्या करता है, फिर से इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो इसने ऐड किया था उसका बॉन्ड क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी कितनी होती है, 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी किसकी है, 1 मोल ऑफ एटीपी, यानी कि जब 1 मोल एटीपी की क्या होती है, 1 मोल एटीपी से कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है, 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। यानी जब 1 मोल ऑफ एटीपी का हम क्या करें, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने किया रेस्पिरेशन के बारे में। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस, और रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और लैक ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।